हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटीईटी की और उसी के साथ में अदर स्टेट्स टीईटी की, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। इससे पहले हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि शोणित किसका पर्यायवाची है, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका उत्तर था रक्त, ब्लड। और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फिर पूर्णिमा शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है, विभावरी, निशीथ, अमावस्या या फिर कालीन। देखिए पूर्णिमा इस शब्द का जो उपयुक्त अगर हम बोलेंगे एकदम प्रॉपर क्या इसका विरुद्धार्थी होगा, तो वो तो अमावस्या हम सबको पता है ना, हर मंथ में आती है ना पूर्णिमा और अमावस्या 15 डेज के बिटवीन में। देखिए और बाकी सबका बता दो। तो देखिए निशीथ का क्या होता है, निशीथ का होता है मतलब अर्धरात्रि, ठीक। विभावरी का मतलब क्या होता है, विभावरी मतलब होती है तारों भरी रात। कालिमा का क्या होता है, कालिमा मतलब कालापन होता है या फिर स्याह कह सकते हैं, ठीक है। और अमावस्या हम किसको कहते हैं, अमावस्या हम कहते हैं घनघोर अंधेरी रात जिसमें चंद्रमा दिखता ही नहीं है, ठीक। तो ये सब जो है मैंने आपको भी मीनिंग्स बताया, ठीक है। विभावरी मतलब क्या, तारों भरी रात। निशीथ मतलब अर्धरात्रि। कालिमा मतलब कालापन या फिर स्याह। और अमावस्या मतलब क्या, घनघोर अंधेरी रात। यहाँ पे पूछा था पूर्णिमा शब्द का क्या विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट क्या था, तो वो था आपका अमावस्या। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो अघोष है। तो यहाँ पे शघोष अघोष तो हमने बहुत पहले से ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए क है, ग है, घ है और ज है। तो प्रत्येक वर्ग का जो भी प्रथम और द्वितीय व्यंजन होता है ना, वो तो अघोष होता है, हम सबको पता है। जैसे कि क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श श श, यानी कि तीनों भी श आ जाते हैं इसमें। शक्कर वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला, ये सारे क्या है, अघोष व्यंजन हैं। यहाँ पे पूछा है अघोष व्यंजन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए अब बात करते हैं घोष वर्ण की। तो जो भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड तो होते हैं आपके अघोष, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके हो जाते हैं घोष या फिर कह सकते हैं शघोष, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आ जाते हैं, सभी जो स्वर वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं, और यर लव आ जाता है, ह आ जाता है, ये सब क्या है आपके घोष है। यहाँ पे पूछा है कि अघोष कौन सा है। तो देखिए क्या क जो है वो प्रथम और द्वितीय में आ जाता है, क ख तो बिल्कुल पहले में ही आ जाता है, पहले नंबर पे ही क आ जाता है, तो ये है आपका अघोष वर्ण। चलिए बात करते हैं ग की। तो ग जो है वो कौन से नंबर पे आता है, क ख ग तीसरे नंबर पे, तो ये जो है आपका शघोष है। घ भी देखिए ग के बाद घ आता है तो चौथे नंबर पे, तो ये क्या है, शघोष है। ज भी जो है वो देखिए बाद में आता है, च छ ज तीसरे नंबर पे ज आता है ना, तो ये भी जो है वो शघोष है। तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड नंबर पे जो भी रहता है वो होता है आपका अघोष, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जो भी रहेगा वो आपका हो जाता है शघोष या फिर घोष कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक। तो जो भी पहले नंबर पे आएंगे वर्ण वो सब आपके अघोष, दूसरे नंबर पे जो आएंगे वो भी अघोष, तीसरे चौथे पांचवे पे यानी ग, घ, अंग, ये सब क्या आ जाएंगे आपके घोष वर्ण आ जाएंगे। तो ऐसे ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो क जो था वो था अघोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध दिया है, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा या फिर पूर्णिमा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है। मतलब इसके पहले हमने देखा कि पूर्णिमा शब्द का देखिए यहाँ पे पूर्णिमा शब्द का हमने अभी देखा विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, और यहाँ पे इसमें पूछा है शब्द शुद्धि के लिए ये पूछ लिया गया है। मतलब ऐसे पेपर्स में किया जाता है बिल्कुल। तो ये आपको नंबर समझ लीजिए, ये फोकट वाले नंबर्स है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना। तो यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है कि पूर्णिमा जो ये एकदम करेक्ट वाला है वो आपका बी वाला ही है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को हमको पहचानना है। पाषाण है, कंकड़ है, प्यासा है या फिर पक्ष है। देखिए यहाँ पे अगर हम तद्भव और तत्सम की बात करें तो पाहन का मतलब होता है पाषाण, कंगन का मतलब होता है कंकण, प्यासा का मतलब होता है पिपासु और पंख का होता है पक्ष, और पत्थर की बात करें तो पत्थर का हो जाता है प्रस्तर। यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने पहले बोले हैं वो है तद्भव और उसके बाद मैंने बोले हैं आपको तत्सम। फिर से बताती हूँ, देखिए पहले हम कहेंगे तद्भव वाले वर्ड्स फिर तत्सम, ठीक है। तो तद्भव में पाहन का पाषाण, कंगन का कंकड़, प्यासा का पिपासु और पंख का पक्ष, ठीक है। पत्थर का ले लीजिए तो प्रस्तर हो जाता है पत्थर का।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्न के शब्दों में से भाई तद्भव शब्द को पहचानना है, तो तद्भव में जो है वो एक प्यासा दिया है, बाकी सारे तो आपको दिख जाएंगे कि देखिए पाषाण में देखिए षटकोण वाला श आ गया, तो ये आपका तत्सम हो गया। कंकड़, ये देखिए कंग अंग की मात्रा आ गई, ये भी आपका हो गया तत्सम। श आ गया क्षत्रिय वाला, तो ये भी आपका तत्सम है। प्यासा जो है ना ये आपका तद्भव है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अशक्त असक्त श्रुतिसम भिन्नार्थक हेतु उपयुक्त विकल्प है निर्बल उदासीन, उदासीन निर्बल, आवश्यक पूजन, पूजन आवश्यक। देखिए यहाँ पे जो है ना अशक्त का मतलब क्या होता है, निर्बल होता है, ठीक है। अशक्त मतलब क्या, जो कैपेबल नहीं है, निर्बल है, ठीक है। अब निर्बल तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में है, स्टार्टिंग में एक तो यहाँ पे बैक साइड भी है, तो बाकी तो ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि अशक्त पहले लिखा था या बाद में लिखा था। अशक्त भाई पहले लिखा है तो इसका वर्ड मीनिंग भी जो है वो पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या पहले दिया है जी, बिल्कुल नहीं, इसके पहले तो उदासीन लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पे ही सही दिया है। आप दूसरे का नहीं भी आता है ना तो भी आप कर जाएंगे, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक भी आपको आता रहेगा ना तो भी आप इसे कर जाएंगे। और असक्त, असक्त का यहाँ पे मतलब होता है उदासीन, यानी कह सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो उदासीन मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और इसका मीनिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अशक्त मतलब निर्बल और असक्त मतलब उदासीन न्यूट्रल, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव जो विकल्प है वो सही है। शकुन, सगुन, सकट, सकक्ष, शून्य, सूड़, परपटा, पपड़ी। देखिए यहाँ पे जो है ना शकुन मतलब क्या है, शकुन जो है ना ये तत्सम है, ये है आपका तत्सम, ठीक। और शगुन इसी का जो है वो तद्भव रूप है, ठीक। बाकी सारे विकल्प में अगर देखें तो शून्य, सूड़ ये जो देखिए गलत दिया है, ठीक है। सकट, सकक्ष गलत दिया है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा एकदम से सही लिखा है तत्सम और तद्भव का, तो शकुन और सगुन यही वाला जो है विकल्प जो है ना एकदम प्रॉपर दिया गया है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हम सबको पता है किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, ठीक है। आप हमेशा बोलते हैं कि भाई उपसर्ग आगे लगता है प्रत्यय पीछे लगता है, भूल जाइए बोलना, उपसर्ग जो है ना आगे नहीं लिखता है। जब आपकी टीचर आपको बुक में बोलती है कि भाई आगे लिखो तो आप क्या लिखते हैं, आप किसी जब बोलती है टीचर लिखने के लिए बोलेगी जैसे आपने क ख ग घ लिख दिया, अब बोलेगी च छ ज झ लिखो तो बोलेगी आगे से लिखना स्टार्ट करो, तो आप क्या करते हो, क ख ग घ के आगे च छ ज लिखते हो, नहीं ना, इसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना हम, तो आगे नहीं होता है, उपसर्ग के शुरू में लगता है, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो शुरू में लगे वो, ठीक है। तो हम लोग अगर प्रॉपर अगर हिंदी भी बोलना हम सीख जाएं या उसका यूटिलाइजेशन अगर सीख जाए ना, तो शब्द शुद्धि के लिए जो हमको वर्ड्स आते हैं ना वो भी करेक्ट ऑटोमेटिक होने लगेंगे। ये सारी हम लोग अशुद्धियाँ क्यों करते हैं पता है, ये सब चैटिंग की वजह से हो रहा है, जो हम लोग रॉन्ग टाइप से मैसेजेस टाइप करते हैं ना शॉर्टकट में एंड ऑल, ये इस वजह से हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है, तो उत धन ज्वल, ये हम सबको पता है कि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो इसका जो उपसर्ग बन जाएगा वो हो जाएगा आपका उत, है ना, जो शुरू में है, या फिर आपकी लैंग्वेज में कहे तो भाई आगे है, तो भाई उत, ठीक। उत का मतलब क्या होता है, देखिए उत का मतलब होता है उत्पत्ति, प्रोडक्शन, ठीक है, उत्कर्ष या फिर उत्तम, ठीक है। और उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है उपवन, उपहार, उपदेश। यहाँ पे जो उप लिखा है ना इसका मतलब होता है उपवन, उपहार, उपदेश, ये मीनिंग होता है। उज्ज्वल में जो है वो आपका उपसर्ग कौन सा है, तो ये है आपका उत जो है, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। देखिए रुकावट, किसी चीज में जाने में रुकावट आ जाती है, तो क्या रुकावट क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो नहीं है। कोई जाति है रुकावट, बिल्कुल नहीं है। कोई समूह है, किसी मतलब रुकावट किसी टाइप का समूह होता है क्या, कि कोई गैदरिंग होती है, रुकावट नहीं। तो ये क्या है, बचा क्या, भाववाचक। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं और वैसे भी देखा जाए तो रुकावट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस संज्ञा के शब्द से ना व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म की, दशा की और व्यापार का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं ना। जैसे देखिए लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, घबराहट हो गई,
रुकावट हो गया, जितने भी आवट वाले जब प्रत्यय मिल जाएंगे ना आपको वो सब आ गए। फिर मित्रता हो गई, ये सारी चीज़ें। अब जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जैसे मनुष्य है, जानवर है, पक्षी है, वाहन है, पहाड़ है, नदी। अब इसी को मैं अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना हो तो मनुष्य में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम कह दिया, जैसे कि अरुण। अब पर्टिकुलर जानवर का नाम मैंने बता दिया शेर, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। पक्षी में मैंने बता दिया मोर, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। और वही मैं कहूँ अगर पक्षी, तो पक्षी जो है वो जातिवाचक हो गया। वाहन कहूँ तो हो जाएगा जातिवाचक, और वाहन में मैं ऑडी कहूँ तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पहाड़ कहूँ तो वो हो जाएगा जातिवाचक। पहाड़ में कहूँ माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट किलिमंजारो तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो नदी, नदी कहूँ तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर नदी में किसी पर्टिकुलर नदी, यानी कि मैं कह दूँ कि भाई गंगा रिवर या फिर अमेजॉन रिवर, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से हम इसे नोटिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब समूहवाचक की ना। तो समूहवाचक क्या है, हम सबको पता है कि भाई जो एक साथ ग्रुप्स में होता है। ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ हर्ड होता है ना, जो इंग्लिश में तो ग्रुप ऑफ हर्ड्स होते हैं, और हिंदी में हमारे समूहवाचक, जैसे कि कोई टीम हो गई, ठीक, और सभा कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाई भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है भूकंप जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए भूकंप है ना, भूकंप ये क्या, नेचुरल डिजास्टर है। अब एग्जैक्टली आपको दे दिया गया है कि भूकंप है, बताया नहीं कि नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर बोलता तो क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक बता दिया गया कि नेचुरल डिजास्टर में कौन सा वाला है, भाई भूकंप है। ठीक है, बाढ़ वगैरह नहीं आई है, भूकंप आया है, तो इसको इसने डिनोट कर दिया, तो इसलिए जातिवाचक न होकर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए ये जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जातिवाचक में क्या आ जाता है, जैसे आम है, हाथी है, कुत्ता है, मनुष्य, पहाड़, ये सारी जाति, मतलब किसी भी चीज़ की जाति। समूहवाचक में देखिए भीड़ आ गया आपका, मेला आ गया, और कक्षा हो जाती है, समिति हो जाती है, झुंड हो जाता है। ठीक है, और भाववाचक संख्या में तो हमने देख लिया बुढ़ापा, मिठास और लंबाई और बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भूकंप कौन सा था। तो भूकंप हमने देख लिया है कि भाई ये था आपका व्यक्तिवाचक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये ही तो है आपके चारों विकारी शब्द, और शेष सभी तो भाई अविकारी है ना। तो हमको मतलब ये सारी चीज़ें तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब से आप हिंदी पढ़ रहे हैं डीप से, तब से तो आपको ये पता ही चीज़ें हैं। ठीक, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब नीचे जो है ना एक दिया गया है आपको यहाँ पे गद्यांश, अब इसको आपको रीड करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई वीडियो को आप पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से रीड कर लें और फिर इसके आंसर्स दें। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे ये रहा आपका एक पैराग्राफ है छोटा सा, और इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम चलेंगे आंसर्स की तरफ। तो आइए देखते हैं आंसर्स। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में क्या सत्य है। वह भौतिकतावादी संस्कृति है, वह शारीरिक सुख को जो वह प्रदान करती है संस्कृति, वह भारतीय संस्कृति से उत्प्रेरित है यानी कि मोटिवेटेड है, या फिर ये जो है वो यथार्थवादी संस्कृति है, यानी कह सकते हैं कि एक जेन्युइन है, एक फैक्चुअल बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा आपका भौतिकतावादी संस्कृति है। ये मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ ये आपको भी पता है कि ये जो आंसर है ये मैं अपने मन से नहीं, बिल्कुल ये जो आंसर है डिपेंड कर रहा है आपके इसी जो पैराग्राफ दिया गया है उस पे। तो भौतिकतावादी संस्कृति से ये डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव मानव नहीं रह जाता जब वह पाश्चात्य संस्कृति अपनाता है, या मानव जो है वो भोगवादिता को नकार देता है, या उसके भीतर की भोगवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है, या फिर वह विश्व मानवता के विचार को जो है वो त्याग देता है। देखिए मानव मानव तब नहीं रहता भाई उसके अंदर की जो भोगवादिता है ना वो जो है वो अधिक बढ़ जाती है। उसका दिमाग जो है ना जब हद से ऊपर चलने लगता है ना कहते हैं, तब वो जो है मानव मानव नहीं रहता है। तो सी ऑप्शन जो है ना वो एकदम एप्रोप्रिएट है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है आपका ऊपर दिया हुआ गद्यांश कह रहा है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक देना है। पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति एवं मानव संस्कृति, भारतीय संस्कृति
और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट इस पर्टिकुलर गद्यांश के हिसाब से डी वाला है, भारतीय संस्कृति एंड सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, ये दोनों भी जो है वो करेक्ट है। और इसके अलावा अगर आपको गद्यांश पढ़ने के बाद अगर लगता है कि कोई उचित उपयुक्त शीर्षक इसमें से है या फिर आपके हिसाब से कोई अलग ही शीर्षक बैठता है तो आप कमेंट करके इसे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। एक लाइक तो कर दीजिए। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। तो देखिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो है वो है आपके विद्यापति, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली तथा अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। और ये जो है वो मिथिला के राजा शिव के दरबारी कवि थे। और विद्यापति की अगर हम बात करें तो इनको जो वो मैथिली कोकिल भी कहा जाता था। और अभिनव जयदेव और कवि शेखर इन सब नामों से जो थे ये फेमस थे। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए पूछा कि नई कहानी इस पत्रिका का संपादक कौन था। यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन थे, तो भाई प्रेमचंद, मोहन राकेश, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर कमलेश्वर। देखिए अगर वीडियो को अभी आपने मतलब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लें, क्योंकि जैसे ही आपको देखिए फ़ोन कोई करता है तो देखिए घंटी बजती है ना, वैसे ही वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास एक घंटी बज जाएगी, तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। नई कहानी की पत्रिका संपादक भाई कौन थे, तो ये देखिए नई कहानी नामक जो पत्रिका दी गई थी ना, ये इलाहाबाद से स्टार्ट हुई थी और 1956 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसके संपादक जो थे वो थे आपके भैरव प्रसाद गुप्त, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नई कविताओं की तर्ज पे ये प्रकाशित हुई थी। नई कहानियों में ये जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ इसको जो है वो चित्रित किया गया था। अब कमलेश्वर की जो राजा निर्वसिया जो थी, तलाश, बयान, ये सब जो थी वो राजेंद्र यादव की टूटना, मोहन राकेश की अपरिचित मिसपाल या मन्नू भंडारी की यही सच है, उषा प्रियनवदा की छुट्टी का दिन तथा अमरकांत की जिंदगी और जोंक, ये सारी जो है वो न्यू इसमें स्टोरीज जो है वो दी गई हैं। अब रचनाकार की हम बात करते हैं और रचनाओं की थोड़ी सी, ठीक है। तो रचनाकार जो दिए थे वो हैं जैसे कि आपका कमलेश्वर हो गए, तो कमलेश्वर जी की रचनाएं कौन सी है, तो राजा, निर्वसिया हो गए, तलाश हो गए, बयान हो गए, ठीक। अब राजेंद्र यादव जो कि रचनाकार हैं, इनकी रचना की बात करूँ तो टूटना इनकी रचना थी। मोहन राकेश जो रचनाकार थे, इनकी रचना अपरिचित मिसाल। मन्नू भंडारी, इनकी रचना यही सच है। उषा प्रियनवदा, इनका जो रचना थी वो थी छुट्टी का दिन। अमरकांत रचनाकार जो कि इनके रचनाएं में बात करें तो जिंदगी और जोक। तो गाइस नई कहानी के जो पत्रिका संपादक थे ये कौन थे, ये थे आपके भैरव प्रसाद गुप्त। और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।